अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ड्रग्स, एक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और फिर उसके अलावा स्पेक्ट्रम किया और क्लिनिकल यूजेस किए। आज की वीडियो में काइंड रिवीजन ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन करेंगे और जो नई चीज़ है वो मैकेनिज़्म ऑफ रेजिस्टेंस आपको मैं बताऊंगी। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये छोटी सी वीडियो करेंगे हम। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो बैक्टीरियोसिडल हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रहे होते हैं। फिर उसके अलावा बैक्टीरियल सेल एनवेलप को पेनिट्रेट करेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे और 3 तरीकों के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे। कौन से 3 तरीके? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को रोक देंगे, मिस रीडिंग ऑफ कोडोन कराएंगे मैसेंजर आरएनए की, और आखिरी में ट्रांसलोकेशन को रोक देंगे। तो ये तो पुरानी बात है ना, इसको इतना वो नई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस आपने इसमें गौर करना। तो मैकेनिज़्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? बहुत से बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस और एंटेरोकोकाई, ये जो सारे ने रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके अमाइनोग्लाइकोसाइड से, जेंटामाइसिन, एमिकेसिन और ये सब। तो इनसे रेजिस्टेंस इन्होंने कैसे डेवलप की? तो ये बेसिकली प्लाज्मिड जो है ना, प्लाज्मिड मीडिएटेड, प्लाज्मिड भी तो जीन्स होते हैं ना, डीएनए होता, तो प्लाज्मिड मीडिएटेड एंजाइम्स बनाए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप ट्रांसफरेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जो मेन डेवलप हुआ वो प्लाज्मिड मीडिएटेड फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स हुआ। यानी कि प्लाज्मिड के ज़रिए से प्लाज्मिड मीडिएटेड फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को इनएक्टिवेट करें, वो एंजाइम बनाए गए, वो भी प्लाज्मिड के ज़रिए। अब वो कौन से एंजाइम है जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को इनएक्टिवेट करें? वो है ग्रुप ट्रांसफरेजेस। ग्रुप ट्रांसफरेजेस यानी एक ग्रुप जो एक्टिव ग्रुप है अमाइनोग्लाइकोसाइड का, उसको उठा के कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया या वहाँ कोई और अटैच करा दिया। तो ये बेसिकली ये एंजाइम जो प्लाज्मिड के थ्रू सिंथेसाइज हो रहे हैं। प्लाज्मिड देखें वो होता है ना, डीएनए होता है, तो डीएनए से जो एंजाइम्स बनेंगे, डीएनए से प्रोटीन्स बनती है ना। तो बेसिकली ये एंजाइम्स करते क्या है? ये एंजाइम्स क्या करते हैं? अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपको नाम से ज़ाहिर है अमाइन होगा, अमाइनो ग्रुप होगा। पहली बात तो ये जो NH2 ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप होगा। तो उसके बाद ये ग्लाइकोसाइड्स में इसके अंदर OH बॉन्ड भी होगा। तो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो अमाइनो ग्रुप है NH2, इसकी एसिटाइलेशन करा देते हैं, इधर एसिटाइल ग्रुप ऐड करा देते हैं। ठीक है, वो जो हम पढ़ते थे ना CH3 CH2 वो सब। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं ग्रुप ट्रांसफरेजेस, दे कैटेलाइज द एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन फंक्शन। पहली बात तो ये अमाइन फंक्शन की एसिटाइलेशन करा देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है हाइड्रोक्सिल का अमाइनोग्लाइक, यानी ये जो मैंने अभी लिखा था ना OH, तो इसका जो ऑक्सीजन एटम है ना, इस पर यहाँ तो कोई फॉस्फोरस ऐड करा देंगे या इस पर एसिटाइल को ग्रुप ऐड करा देंगे। तो ये 2 तरीके इनके। पहला मैंने आपको बताया, आपने सीधी बात याद रखनी कि प्लाज्मिड मीडिएटेड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स बनाए जाते हैं। वो इन एंजाइम्स का नाम क्या है? ग्रुप ट्रांसफरेजेस। वो करते क्या हैं कि वो कैटेलाइज करते हैं 2 तरह के रिएक्शन। पहला क्या करते हैं कि वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की अमाइनो ग्रुप की एसिटाइलेशन करा देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोक्सिल का, उस पर या तो फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करा देंगे, फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड करा देंगे, या फिर एडिनाइल ग्रुप ऐड करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह के काम ये लोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आगे उन्होंने स्पेसिफिक बताया हुआ कि कौन सी ड्रग्स ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, कौन सी नहीं होती। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफरेज एंटेरोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं वो एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, ट्रोब्रामाइसिन, इन सबको अफेक्ट करती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं करती। ये आपने याद रखना है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, उसको देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंडोकार्डाइटिस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंटेरोकोकाई कार्डाइटिस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंटेरोकोकल कार्डाइटिस के अंदर। क्यों? क्योंकि एंटेरोकोकस जो बनाता है एंजाइम्स वो इसको नहीं इनएक्टिवेट कर रहे होते। तो जो ट्रांसफरेजेस हैं वो एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, ट्रोब्रामाइसिन को इनएक्टिवेट कराते हैं, एंटेरोकोकाई के और स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं कराते। और जो एमिकेसिन है, लेकिन उन्होंने वैसे जनरल लिखा हुआ है कि एमिकेसिन एक अच्छी ड्रग है और बहुत से बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सके। और आखिर में एक बात आ गई कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है कि राइबोसोम के अंदर बाइंडिंग साइट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को समराइज़ करते हैं और ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगी। सबसे पहले ये कि रेजिस्टेंस काफ़ी उसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि ईफ्लक्स पम्प बन जाते हैं। वो यहाँ नहीं लिखा, वो लिपम ने लिखा हुआ है कि ईफ्लक्स पम्प। ईफ्लक्स पम्प का क्या मतलब है कि जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं जाएगी, अगर अंदर चलेगी तो उसको बाहर निकलने शुरू कर देंगे। तो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं आपको भी बताया कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो ईफ्लक्स पम्प इसके बन जाएंगे।
पहली बात ये, यानी ड्रग को अंदर ही नहीं जाने देगी। दूसरी बात ये कि प्लाज्मिड मेडिएटेड एंजाइम्स बनाए जाएंगे। वो एंजाइम्स या तो अमाइनो ग्रुप की एसिटाइलेशन कराएंगे, हाइड्रोक्सिल का जो ऑक्सीजन है उसकी करा देंगे, फॉस्फोराइलेशन या एडिनाइलेशन, इस तरह के काम कराएंगे। फिर आखिर में जो एंटेरोकोकस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जो ट्रांसफरेज बनाता है वो एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, ट्रोब्रामाइसिन सबको इनएक्टिवेट करा रहा होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को इनएक्टिवेट नहीं कराता। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो इनएक्टिवेशन है वो कैसे होती है कि राइबोसोम की जो बाइंडिंग साइट है, वो जो 30S पे बाइंड करना है ना उसको अंदर चेंज आ जाता है, तो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड नहीं कर पाती। ओके, तो अब इसको यहाँ करते हैं, फिर आगे हमने एडवर्स इफेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक्स करेंगे।